हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, समस्त हमारे परीक्षार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से आप सभी लोग सफल ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि 100% अंक प्रत्येक विषय में लाएं, क्योंकि मेरा विषय फिजिक्स है। तो मैं क्लास 12th फिजिक्स के लिए अ, जो भी अनुभव है, जिस तरीके से हम लोग प्रश्न पत्रों का निर्माण करते हैं, इस तरीके से हम प्रश्न पत्रों की समीक्षा करते हैं, और जब हम कॉपी चेक करते हैं आप सभी परीक्षार्थियों की, तब हमें कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आज हम बहुत कम समय में आप लोगों के समक्ष ये बताना चाहेंगे कि हम किस तरीके से ये तैयारियां अपनी प्लानिंग के साथ अगर करते हैं, तो हम 100% सफलता। 100% का मतलब सफलता का ये नहीं है कि हम केवल पास हों। मेरा उद्देश्य ये है कि आप सभी लोग 56 में से 56 अंक लाएं। तो मैं समझता हूँ कि 56 में से 56 अंक लाने का मतलब है कि हमारी जो प्लानिंग है वो बहुत माइक्रो है। और जब हम सूक्ष्म प्लानिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये पता रहता है कि जब मैं क्वेश्चन पेपर हल करूँगा, तो मेरे पास पहले क्वेश्चन से लेकर और लास्ट 38वां क्वेश्चन, 37वां क्वेश्चन जो भी होगा, वो क्वेश्चन कौन सा होगा, कौन से चैप्टर का होगा, कितने अंक का होगा, न्यूमेरिकल होगा या फिगर होगा, या कहीं ना कहीं किस तरह से उस क्वेश्चन का मुझे आंसर भी देना है। तो मैं समझता हूँ जब इतनी प्लानिंग हमारी होती है, तो हम लोग तैयार होते हैं उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। तो अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड करें, और वो बिल्ड इसलिए कि अगर आप वो चीज़ें जानते हैं, तो निश्चित रूप से आप उसे लिख सकें। तो निश्चित रूप से हम उस चीज़ को किस तरीके से प्लानिंग करेंगे, किस तरीके से हम एनालिसिस करेंगे किसी भी क्वेश्चन पेपर का। तो आप लोग कई बार ये भी सुनते हैं कि आपके टीचर, आपके गार्जियन आप लोगों से ये कहते हैं कि पिछले साल के 2-3 साल के आप क्वेश्चन पेपर हल करें। उनका उद्देश्य केवल इतना सा है, ये नहीं है कि उनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट होगा। केवल आप उस क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझें, उसमें जो वेटेज है मार्क्स का उसे समझें, क्वेश्चन का वेटेज समझें, क्वेश्चन की जो प्रकृति है कि ये मल्टीपल चॉइस का है, ये वेरी शॉर्ट है, ये ऐसे टाइप है, वो किस तरीके से कहाँ पर मैनेज होगा। मैं तो यहाँ तक आपसे कहूँगा कि अगर आपने 2-3 साल के क्वेश्चन पेपरों का विश्लेषण किया, तो आप लोगों को ये दिखाई देगा कि वो जो क्वेश्चन पेपर हैं, वो क्वेश्चन पेपर में हर बार ऐसे टाइप क्वेश्चन इसी यूनिट से आए हैं। ये जो मैंने शब्द यूनिट लिया है, वो केवल इस उद्देश्य से लिया है कि आप लोग जब कोई तैयारी करते हैं फिजिक्स की या केमिस्ट्री किसी की भी करें, वहां पर आपको चैप्टर पर ध्यान न देकर यूनिट पर देना चाहिए। कारण स्पष्ट है कि जो वेटेज होता है वो चैप्टर वाइज नहीं होकर यूनिट वाइज होता है। तो आप लोग ये स्पष्ट कर लें कि कौन सी यूनिट कितने अंक की है, इस यूनिट से किस तरह का क्वेश्चन आता है, किस तरीके की यूनिट से किस ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है। जो हमारी कॉम्पिटेंसी हैं, जो हमारी दक्षताएं हैं, जो हमारे विषय वस्तु के आधार पर उद्देश्य हैं, जिसमें हम 4 तरह के उद्देश्यों की ज़्यादा बात करते हैं: नॉलेज की, अंडरस्टैंडिंग की, एप्लीकेशन की और स्किल्स की। तो आप ये देखेंगे कि जो हम अंडरस्टैंडिंग की बात है, हमारे साइंस में हर सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा महत्व दिया गया है। सेकंड नंबर पर नॉलेज है, और फिर इसके बाद हम स्किल्स, और बायो में आप देखेंगे स्किल्स का ज़्यादा महत्व है। फिजिक्स में ऐसे अलग अलग विषय की जो अलग अलग नेचर है, उस हिसाब से हमारा क्वेश्चन पेपर सेट होता है। तो मैं समझता हूँ कि हम आज का ये जो हमारा पूरा सेशन चलेगा, इस सेशन में हम एक एक चीज़ पर बारीकी से कि किस तरीके से किस यूनिट से कौन सा क्वेश्चन आया, कितने नंबर का आया, उसमें हमें समय कितना लगाना चाहिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और विशेषकर मैं तो ये कहूँगा कि गत परीक्षा की बात मैं नहीं कर रहा 2 साल से, अगर मैं 3 साल पहले की बात करूं, तो आप ये देखेंगे कि कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर हल करके जब बाहर निकलते हैं बच्चे, तो उनसे जब आप बात करो कि कैसा रहा, तो वो ये कहते हैं कि लेंदी था। स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि हम टोटल क्वेश्चनों को जानते थे और हम आंसर नहीं लिख पाए। तो टाइम मैनेजमेंट भी इसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि जहां हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कौन से क्वेश्चन को कितना वेटेज दें टाइम के हिसाब से। मल्टीपल क्वेश्चन है, कितना समय लगना चाहिए। वैसे हम लोग जो ब्लूप्रिंट की जब हम बात करते हैं,
और इसका जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो आप देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि किस तरीके से हमने वो टाइम मैनेजमेंट में 3 घंटे 15 मिनट का जो पूरा हमने विश्लेषण किया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट आंसर में हम 25-25 मिनट का समय दे रहे हैं, वहीं हम किसी जगह पर केवल क्वेश्चन 2 हैं और हम 45 मिनट का समय दे रहे हैं, 35 मिनट का समय दे रहे हैं। तो आप समझ जाएंगे कि टाइम मैनेजमेंट से भी हम लोग बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम जानते हैं तो हम उसका किस तरीके से उत्तर दें। फिजिक्स में एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जब आप विश्लेषण करेंगे तब आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, किस यूनिट से लिया गया। आप पिछले कई सालों के पेपर देखें, आपको हर बार दिखेगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, किरचॉफ्स लॉ है, किरचॉफ्स लॉ में से हर बार न्यूमेरिकल दिया गया। आप ये देखें, न्यूक्लियस का जो क्वेश्चन है, न्यूक्लियस और एटम की एक ही यूनिट है, तो एटम और न्यूक्लियस का एक ही क्वेश्चन बना, हर बार न्यूमेरिकल आया। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना पड़ेगा फिर न्यूमेरिकल कैसा आया। तो न्यूमेरिकल में भी आप ये देखेंगे कि बहुत शॉर्ट ट्रिक से भी हम क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, और उस क्वेश्चन को हल करने में हमें केवल ये देखना पड़ रहा है कि हम इस क्वेश्चन का ये वाला अगर सूत्र लगा दें, जो सूत्र कहीं ना कहीं व्युत्पन्न पहले वाले सूत्र से ही हुआ है, पर वो इतना लेंदी ना करके शॉर्ट में भी कर सकते हैं। तो मेरा कहने का आशय यही था कि हम लोग जब इस क्वेश्चन पेपर का विश्लेषण करें तो हम लोग पूरी तरह से इसमें परफेक्ट हो जाएं कि हमें कौन सी यूनिट, कितने समय में, कितने अंक के लिए, कौन से प्रश्नों के लिए हमें तैयार करनी। तो बिल्कुल आप लोग तैयार होंगे तो मैं अब इसे अपनी बात को प्रारंभ करता हूं, और आप लोग बहुत धैर्य से निश्चित रूप से एक एक चीज को आप स्पष्ट रूप से अगर समझ सकेंगे तो मैं समझता हूं कि अगले एपिसोड में जब हम अगला आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, उसमें हम आप लोगों को ये विश्लेषण करके भी बताएंगे कि आप ये देखें किस तरीके से हम लोग और ज़्यादा अच्छी तैयारियां कर सकते हैं। तो इसमें हम पूरी तरह से विश्लेषण कर रहे हैं, और आप लोग एक एक चीज़ पर अगर ध्यान देंगे तो आपको ये लगेगा कि ये बहुत ही सहज है। 100% अचीवमेंट के लिए मुझे केवल इतना सा ही करना था, और मैं जो ये 15-20 मिनट की आप लोगों से बात करूंगा वो केवल इस सेंस में कि आप लोग इतनी सी तैयारी करें, मात्र 1-2 दिन में ही अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अभी सफिशियंट होगी मार्क्स लाने के लिए। तो एक बार मैं स्टार्ट करता हूं अपनी बात को। यहाँ आप ये देखें कि किस तरीके से ये जो हमने क्वेश्चन पेपर की जो हमारी प्लानिंग है, उस क्वेश्चन पेपर की प्लानिंग में हम उद्देश्यों के बाद यहाँ पर प्रश्नों के जो प्रकार हैं, मल्टीपल चॉइस से लेकर ऐसे टाइप क्वेश्चन, नीचे आप ये देखेंगे कि हम कंटेंट वाइज जो बात कर रहे हैं, यूनिट वाइज जो हम बात करेंगे, वहाँ पर भी आपको ये कुछ देखने को मिलेगा। तो मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा विश्लेषण में केवल इस वजह से कर रहा हूँ कि आप ये भी समझें कि हम ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी कि किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। आप ये देखेंगे कि सबसे अधिक यहाँ पर हमने अंडरस्टैंडिंग को वेटेज दिया है। तो अंडरस्टैंडिंग का जो ये 20 मार्क्स हैं 56 में से, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि लगभग 1/3 और 1/3 से भी थोड़ा सा ज़्यादा ये जो हमने वेटेज दिया है अंडरस्टैंडिंग को, इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि किसी चीज़ को पढ़ने के बाद मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग बनी है। तो क्या क्या अंडरस्टैंडिंग हो सकती है किसी भी क्वेश्चन को लेकर। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर मैंने कोई भी विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति के बारे में मैंने पढ़ा और मेरी ये अंडरस्टैंडिंग बन गई कि डी ब्रोगली ये कहता है कि जो भी हमारा पदार्थ है जिसकी हम कण की प्रकृति कह रहे हैं उसकी प्रकृति भी प्रकाश की तरह द्वैत है। अब द्वैत है इसका मतलब हम समझ गए कि वो कण तो है ही, तरंग भी है। तो तरंग है तो निश्चित रूप से तरंग दैर्घ्य होगी। अब जब तरंग दैर्घ्य होगी तो हम जब तरंग दैर्घ्य का विश्लेषण करेंगे तो मुझे ये देखने को मिलेगा कि जब हम इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य निकाल रहे हैं और प्रोटॉन की निकाल रहे हैं तो किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, किसकी कम, ये विश्लेषण मुझे, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग होगी कि मुझे ये पता हो कि अगर मैं प्रोटॉन और अल्फा की तुलना करूंगा लैम्डा की, अगर टेम्परेचर में बराबर कर दूं, वेलोसिटी उसकी बराबर कर दूं, सब चीज़ बराबर हैं, और सबसे जो महत्वपूर्ण उस पेपर में उस क्वेश्चन में अगर ये दे रखा है कि V इक्वल है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है, विभवांतर बराबर है, तो आप ये निश्चित रूप से माने
कि लैम्डा एल्फा, लैम्डा प्रोटॉन, लैम्डा ड्यूट्रॉन, कहीं ना कहीं कोई एक एवरेज आएगा, कोई भी एक रेशो आएगा, तो उस रेशो को हम किस तरीके से करें। वहीं अगर ये थोड़ा सा उस क्वेश्चन को घुमाता है और ये कहता है एनर्जी इक्वल है, अब देखें क्वेश्चन वही था, पर इस बार उसने एनर्जी इक्वल की, पहले उसने पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल किया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो चेंज आया वो अंडरस्टैंडिंग की बात होगी। तो आप ये देखें कि अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज, इन दोनों को जो वेटेज है, लगभग आपके हिसाब से ये आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा लगभग 65-66% है। तो आप समझ गए होंगे पूरे क्वेश्चन पेपर का 66%, 2/3 केवल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड है। इसी हिसाब से जब मैं ये बात करता हूं इस प्रश्नों के प्रकार पर, आप ये देखें कि यहाँ पर मैंने ये जो दोनों तरीके लिए हैं, क्योंकि मैं दोनों इसलिए एक साथ ले रहा हूँ कि जब आप मल्टीपल चॉइस की बात करते हैं और वेरी शॉर्ट आंसर की बात करते हैं, वहाँ पर या तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ती है, एक शब्द लिखना पड़ता है, और मैं तो ये कहूँगा कि हिंदी की वर्णमाला का कोई एक अल्फाबेट लिखना पड़ता है, कोई एक अक्षर लिखना पड़ता है। अ ब स द, या आपको लिखना पड़ा तरंग धैर्य, या आपको लिखना पड़ा एच, या आपको कोई मान लिखना पड़ा 2-3। तो कहीं ना कहीं इन दोनों को आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर आपके जो टोटल अंक हैं वो 56 में से 21 हैं। अब ये जो 21 अंक हैं, अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखें, ये जो परसेंटेज है ये परसेंटेज क्वेश्चन का है, इस पर ध्यान नहीं दें। आप इस परसेंटेज को देखें, ये अंकों का है, और जब आप इस अंकों का क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये लगभग 38% के करीब हम लोगों का वेटेज है केवल शुरुआत के क्वेश्चन पर, और जिसको हमने टाइम दिया है 50 मिनट। तो आप समझ गए होंगे कि 50 मिनट में अगर मैं इन क्वेश्चनों को जो पढ़ रहा हूं, जो कितने क्वेश्चन है 21, इसका मतलब लगभग मुझे एक क्वेश्चन में 1 मिनट देना है। अब वो 1 मिनट में मुझे करना क्या है, केवल मुझे उस क्वेश्चन की भाषा को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। उस भाषा को पढ़ने के बाद जो ऑप्शन है, उन ऑप्शन पर केवल ये नहीं कि ये सही है, मुझे थोड़ा सा ये विचार करना पड़ेगा ये गलत है तो क्यों है। अगर आपने इतना सा तैयारी की है कि ये अगर गलत है तो क्यों है, ये गलत है तो क्यों है, तो 100% आप ये माने कि वो क्वेश्चन का आंसर आपका गलत हो ही नहीं सकता। दोबारा मैं इस बात को रिपीट करूंगा कि जितने भी हमारे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हैं, क्योंकि इस पर बहुत डिपेंड करेगा अपनी स्कोरिंग, 13 नंबर के क्वेश्चन है, और 13 नंबर के क्वेश्चन में अगर मुझे ये पता है कि इस पहले वाले क्वेश्चन का आंसर स है, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि अ ब और द ये सही क्यों नहीं है। अगर इतनी तैयारी है तो 100% आप ये माने कि इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वजह से आपके 56 में से 56 अंक आएंगे, क्योंकि जो भी संभावनाएं होंगी वो केवल कम अंक आने की होती हैं, वो वहीं होती हैं जहां पर वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं, क्योंकि वो कुछ क्वेश्चन उसमें नॉलेज के होते हैं। अगर मैंने वो पढ़ा है, मुझे वो याद है, तो मैं लिख सकता हूँ, पर जैसे ही आप ऐसे टाइप पर जाएंगे वहां पर आपको ये दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि ऐसे टाइप में आपकी पूरी थिंकिंग चलेगी, आपका एप्लीकेशन चलेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग चलेगी, वहाँ नॉलेज की बहुत कम बात होगी। तो मैं एक बार पुनः आप लोगों से ये कहूँगा कि यहाँ पर ये जो दो चीज़ों का वेटेज है, ये वेटेज लगभग हमारे अंक भार के हिसाब से, मार्क्स के वेटेज के हिसाब से लगभग जो हमारा 38% के करीब आ रहा है, ये 38% बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ों पर ध्यान देना है। अभी हम क्वेश्चनों पर भी बात करने वाले हैं। तीसरी बात जो हमने बात की थी, वो हमने बात की थी इस कंटेंट बेस्ड पर, और कंटेंट बेस्ड पर जब आप बात कर रहे हैं तो आप ये देखें कि हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा था कि किस तरीके से ये, आप ये देखें ऊपर जो विषय वस्तु है, यहाँ पर विषय वस्तु पर हम लोग इस चीज़ को यहाँ देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये चीज़ें ले सकते हैं। तो एक बार आप इसे पुनः कंटेंट पर आ जाएं, और कंटेंट पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि ये जो हमने चैप्टर वाइज लिए, इसे थोड़ा सा यूनिट में अपन लोग डिवाइड करें। आप लोगों के पास जो बुक है उसमें यूनिट दे रखी हैं, जैसे कि इस पहले और दूसरे की एक यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ पर ये तीसरा है, इसमें चौथे और पांचवे में एक ही यूनिट दे रखी है।
यहाँ पर 6 और 7 की एक ही यूनिट है, 8वीं अलग एक चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, 9 और 10 की ऑप्टिक्स की एक ही यूनिट है, 11 की एक अलग यूनिट है, और 12 और 13 एटम और न्यूक्लियस दोनों की एक यूनिट है, और ये भी अलग। इस यूनिट वाइज जब आप विश्लेषण कर रहे हैं, वहां पर आप ये देखें सबसे ज्यादा अगर वेटेज है तो इस यूनिट को है ऑप्टिक्स को। देखें आप, ऑप्टिक्स में यहाँ पर पूरे 56 में से 12 अंक। अब आप अंदाज लगा लें कि 56 में से 12 केवल एक यूनिट को वेटेज है, जिसका अगर मैं परसेंटेज देख रहा हूं तो ये मुझे दिख रहा है 21%। देखें आप, 21% ये मिल रहा है आपको, और 21% केवल एक यूनिट। इसका मतलब अगर मैं इस यूनिट को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करता हूं तो आप ये देख लें कि 21% तो केवल एक यूनिट से मुझे अंक मिल रहे हैं। ये प्लानिंग आप लोगों को थोड़ी सी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जब हम यूनिट वाइज इस बात को कर रहे हैं, थोड़ा सा विश्लेषण अपन को अब ये करना पड़ेगा कि ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर में मैं अगर थोड़ा सा इसे डिवाइड करूं अलग अलग पार्ट में, तो आप फिजिक्स में ये देखेंगे कि हमारे पास 3-4 ही पार्ट है। नंबर 1 कि हम किसी भी चीज़ में ग्राफ बनाएं। नंबर 2, अगर मैं ग्राफ की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले तो मैं एक ग्राफ की बात करूं। सेकंड अपनी बात हो सकती है कि किसी का भी हम फिगर बनाएं, तो फिगर भी हम बना सकते हैं। थर्ड बात क्या हो सकती है? थर्ड बात में हम ये कह सकते हैं कि हमारे फिजिक्स में न्यूमेरिकल की बात हो, ये न्यूमेरिकल की बात। और लास्ट बात क्या हो सकती है जिसमें हम बात करें, तो वो चौथी बात होगी, वो हमारी कहीं ना कहीं इस संदर्भ में हो सकती है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये 3 तरह के जो क्वेश्चन हैं जिसमें हम ग्राफ की बात कर रहे हैं, हमें ये देखना पड़ेगा ग्राफ को वेटेज कितना है। फिगर, फिगर भी आप लोग सोच रहे होंगे ये फिगर और फिजिक्स में, बिल्कुल। आप देखें 2-3 मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे साइक्लोट्रॉन फिगर आया है, डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट फिगर आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की आपने देखा होगा, उसमें लिखा रहता है आवश्यक चित्र बनाइए, 100% फिगर आया है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में आप देखें किसी का भी, अगर मैं डायोड की संधि तल पर क्रिया को बता रहा हूँ, उसमें भी मुझे फिगर बनाना है। अगर मैं दिष्टकारी की बात कर रहा हूँ, दिष्टकरण की बात कर रहा हूँ, वहाँ भी फिगर बनाना है। तो 100% उसमें अब आप ये कहेंगे कि जब तैयारी करनी है, मुझे इन चीज़ों में क्या ध्यान देना है। एक बार आप केवल फिगर को देखें, पहली यूनिट से लेकर और लास्ट यूनिट तक, आपको क्लियर हो जाएगा कि फिगर इसमें टोटली 12 या 14 हैं। अब आप बताएं मुझे, जब मैंने केवल ये देखा है पूरी बुक में पहली यूनिट से लास्ट तक कि मेरे पास इतने फिगर हैं, तो मुझे केवल फिगर ही बनाने हैं। सेकंड बात पे जब मैं ग्राफ की बात करता हूं, अब आपको ये लगेगा कि ग्राफ तो लगभग हर चैप्टर में होंगे, पर लगभग हर चैप्टर में कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आप देखेंगे। जैसे मैं एक आपको उदाहरण दूं कि जो रेडिएशन और ड्वेल नेचर वाला है, विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति, उसमें आप ये देखें जो ग्राफ है वो हर बार कहीं ना कहीं पूछा गया। या आप दूसरे तरीके से आए, ग्राफ की बात इलेक्ट्रॉनिक्स में, चाहे वो अग्र बायस की है, पश्च बायस की है, वहाँ पर भी ग्राफ पूछ रहे हैं। या फिर आप ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में अभी हम जब क्वेश्चन पेपर का विश्लेषण करेंगे तो आप ये देखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा में हर साल कोई ना कोई ग्राफ पूछा जा रहा है। और कारण आप स्पष्ट होंगे कि अगर मैं ग्राफों की बात करूं तो आप ये देखें अकेले प्रतिरोध में, प्रेरकत्व में, संधारित्र में, अगर मैं 2-2 लगाता हूं या तीनों एक साथ लगाता हूं तो उसमें हर एक में फेजर आरेख की बात होगी, साधारण लेखा चित्र की बात होगी, कहीं ना कहीं एक्सएल एक्सी की बात होगी, ओमेगा के साथ ग्राफ होगा, विभिन्न प्रकार के ग्राफ हैं। तो अब हम ये बात देखना हमें ज़्यादा जरूरी है कि अगर मैं ग्राफ देख रहा हूँ तो ग्राफ मुझे कौन से चैप्टर में देखने पड़ेंगे। अगर मैं फिगर की बात देख रहा हूँ तो मैं क्वेश्चन पेपर में ये विश्लेषण कर सकूंगा कि फिगर किस में से ज़्यादा पूछे गए। या अगर मैं न्यूमेरिकल की भी बात कर रहा हूँ तो न्यूमेरिकल भी कौन से क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ये मुझे देखना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि अब हम सीधे सीधे
उस चीज़ पर आ जाते हैं कि किसी भी क्वेश्चन पेपर का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो वो लगभग ग्राफ कितने अंक के हो सकते हैं, कौन से चैप्टर में से उनका ज़्यादा वेटेज होगा, फिगर कौन से चैप्टर में से होंगे, या न्यूमेरिकल्स भी कौन से चैप्टर में से ज़्यादा वेटेज होगा। क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन वाइज अगर उसका विश्लेषण करेंगे तो वो और ज़्यादा आप लोगों के लिए एकदम खुली बात होगी कि अगर मुझे एसी या वेव ऑप्टिक्स में से बात करनी है या मुझे रे ऑप्टिक्स में से बात करनी है, तो वहाँ पर जो क्वेश्चन आया है वो किस तरह के नेचर का है, क्वेश्चन का प्रकार कैसा है, क्या वो मल्टीपल क्वेश्चन आया है, क्या वो ऐसे टाइप आया है, या वो शॉर्ट आंसर का आया है। तो आप लोगों को सबसे पहले ये क्लियर हो जाए कि ऐसे टाइप क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन यहाँ से आया है, एक और मैं पेपर लेता हूँ उसमें कहाँ से आया है, 3 पेपरों का अगर मैं विश्लेषण करता हूँ और मुझे तीनों में ये दिखाई देता है कि ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन है वो हमारा हर बार इलेक्ट्रॉनिक्स में से आ रहा है, हर बार इस पहली यूनिट में से आ रहा है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और जिसमें कैपेसिटेंस है, यहाँ से आ रहा है। तो आप लोग समझ जाएंगे कि अगर मुझे तैयारी करनी है ऐसे टाइप की तो एक यूनिट ये होगी, दूसरी यूनिट हम इलेक्ट्रॉनिक्स की लेंगे। अब ऐसे टाइप में 2 तरह के क्वेश्चन हैं, एक 4 नंबर का है, एक 3 नंबर का है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 4 नंबर और 3 नंबर लगभग बराबर हैं, तो दोनों को ही मैं ऐसे में ही शामिल करूंगा, क्योंकि ज़्यादा अगर वर्गीकरण करते हैं तो थोड़ी दिक्कत आएगी। तो 4 और 3 का अगर मैं ऐसे टाइप की बात करूंगा तो वो कहाँ से आए हैं और किस तरीके के आए हैं। तो एक बार आप लोग इस चीज़ को और क्लियर कर लें कि हम किस तरीके से उन चीज़ों का विश्लेषण करेंगे और किस तरीके से उन चीज़ों को समझ सकेंगे। तो एक बार आप ये देखें कि हम लोग से उसका विश्लेषण करके उन चीज़ों को समझ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अपन इन चीज़ों को और थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अब मुझे लगता है कि ये चीज़ें जब आप लोग समझ गए हैं तो उस चीज़ को आपको समझने में थोड़ी सी कम परेशानी होगी। आ, किसी भी एक पेपर को हम लोग देख लेते हैं और उस पेपर से हम लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम ब्लूप्रिंट पर भी इन चीज़ों को समझ सकते हैं। मुझे ब्लूप्रिंट की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि आप लोगों को क्लियर करूं, पर इसमें थोड़ा सा आप एक मिनट इस बात के लिए लें कि अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आप ये देखें कि इन दोनों के लिए ये दोनों एक ही यूनिट हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के हैं। यहाँ पर आप ये देखें कि इन सभी में अगर आप देखते जाएंगे तो मल्टीपल क्वेश्चन केवल 2 हैं। जब जैसे ही आप, अगर मैं तो ये कहूँगा अति लघुत्तरात्मक भी मल्टीपल चॉइस के ही लगभग सेम है, अंक भार भी बराबर एक एक नंबर के हैं। तो यहाँ पर आप ये देखें कि ये आपको शायद क्लियर दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा और बड़ा करें तो ठीक है। इसमें आप ये देखें, अब अति लघुत्तरात्मक में भी आप लोगों को 1 नंबर का ये क्वेश्चन यहाँ मिल रहा है, और ये 1 नंबर का क्वेश्चन का मतलब 1 नंबर और 2 नंबर। यहाँ पर ये 3 नंबर के क्वेश्चन हो गए, अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर ही है। इसका मतलब यहाँ पर हम 7 नंबर में से 4 नंबर हमारे पास केवल लघुत्तरात्मक क्वेश्चन के, अति लघुत्तरात्मक के, जिसमें मल्टीपल चॉइस भी शामिल है और रिक्त स्थान या एक शब्द में उत्तर या एक लाइन का उत्तर, इस तरह के क्वेश्चन है। इसी तरीके से आप दूसरे भी किसी भी यूनिट का विश्लेषण कर सकते हैं कि अगर मैं निबंधात्मक की बात कर रहा हूं तो अभी आप इसमें क्लियर देखें कि निबंधात्मक में आप लोग कहाँ कहाँ कौन से क्वेश्चन आए हैं। देखें, ये जो स्टार होता है इसका थोड़ा सा सेंस समझ लें, ये स्टार का मतलब क्या है उसे भी मैं क्लियर करूंगा। निबंधात्मक में कहाँ का निबंधात्मक है, उन चीज़ों पर मैं आप लोगों को ये क्लियर कर रहा हूँ कि निबंधात्मक कहाँ कहाँ है। देखें, यहाँ पर निबंधात्मक का आशय केवल उन्होंने लिया 4 नंबर से, मैं 3 नंबर को भी शामिल करूंगा। आप देखें जहां भी मैंने गोले लगाए हैं वो कौन सी यूनिट है, यूनिट आपको समझनी पड़ेंगी। देखें, ये वाली जो यूनिट है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, दोनों को मिलाकर एक यूनिट है। हर बार इसमें से क्वेश्चन एक आ रहा है। यहाँ भी आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स में से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। 2 यूनिट पक्की हैं, पर मैं 3 नंबर को भी इसमें शामिल कर रहा हूँ क्योंकि 3 और 4 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, और इसलिए नहीं होता, थोड़ा सा क्लियर करें
कि 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, अगर मैं उसमें थोड़ा-सा एक लाइन और बढ़ा दूँ, जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है पहली यूनिट का, उसमें मैंने ये कह दिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं दूरी के मध्य लेखा चित्र खींचिए। 1 नंबर बढ़ गया, हो गया 4 का। कहने का मतलब 3 और 4 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ी-सी एक लाइन बढ़ाने पर, एक कोई शब्द लिखवाने पर, कोई ग्राफ बनवाने पर या कोई एक लाइन लिखवाने पर 1 नंबर की चीज़ बढ़ जाती है। तो 3 और 4 को एक साथ मिलाकर आप देखें, यहाँ आप ये देखें 3 नंबर में जो क्वेश्चन है, इसका मतलब मैं लघुत्तरात्मक देखूंगा, जो 3 नंबर के क्वेश्चन या 2 नंबर के में अपन ने किए हैं, तो वहां पर ये वाली यूनिट दोनों में आपको दिखेगी। जो पहली यूनिट है, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा के साथ जो हमारे पास विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, ये दोनों इस तरह से हैं। तो वहां पर भी आप लोगों को ये दिखेगी कि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक यूनिट है। यहाँ पर भी आपको लगभग ऐसे टाइप, लगभग का मतलब मेरा 3 नंबर का है, और ये भी। तो इस तरीके से आप ये जब विश्लेषण करेंगे तो 100% आप लोग ये समझ जाएंगे कि किस तरीके से हमें ऐसे टाइप का क्वेश्चन, ग्राफिकल क्वेश्चन, या हमें 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन और 3 और 4 का क्वेश्चन। खैर आगे चलते हैं, जिससे आप और थोड़ा सा क्लियर हो। अब मैं, आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये हमने एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कहीं ना कहीं बोर्ड के द्वारा निर्धारित है, और ये मॉडल देने का उनका उद्देश्य भी केवल ये है कि आप लोग ये समझ सकें कि आने वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो इस पैटर्न पर है। क्वेश्चन ये नहीं है, पैटर्न ये है। तो पैटर्न से भी हम बहुत सी चीज़ें का विश्लेषण कर सकते हैं कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन कहाँ होगा। तो आप ये देखें, यहाँ पर आप ये जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं, ये मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है। मैं ज़्यादा ऐसा विश्लेषण नहीं करूंगा कि मैं ये आपसे कहूं कि ये वाला क्वेश्चन पहली यूनिट का है। देखें आप, फोर्स का क्वेश्चन है, दो आवेशों के मध्य का। आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपको दूसरी यूनिट का मिल रहा है, जो अपने इलेक्ट्रिक करंट की है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाली यूनिट से है। तो इस तरीके से तो अपन बाइफरकेशन कर सकते हैं, पर मैं ये नहीं कर रहा। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि अगर मैं जब इस क्वेश्चन पेपर को देखूंगा, देखें आप, ये क्वेश्चन पेपर जो आगे चल रहा है आपको दिख रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड वाला है। ये अभी आप देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारी वेव्स हैं उसका है। ये वाला जो आप देखें तो ये भी रेडिएशन वाले में से है, जो हमारा डुअल नेचर वाला है। तो आगे जो क्वेश्चन है इस तरीके से अलग अलग यूनिट में से आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये टोटल पूरा, मैंने एक पेपर आप लोगों को पूरा दिखाया है। ये पूरा पेपर आप लोगों के पास भी होगा, और नहीं होगा तो हम इस पे अभी अगले उसमें सेशन में इस पर भी चर्चा करेंगे, एक एक क्वेश्चन पर करेंगे कि हम किस तरीके से इसे लिखना चाहिए, कितना हमें आंसर देना चाहिए, कितना परफेक्ट होगा। इतना ज़्यादा लिखने से भी कहीं ना कहीं हमें परेशानियाँ होती हैं, और कम लिखने से भी परेशानियाँ होती हैं। तो मुझे कितना लिखना चाहिए जिससे मेरा 1 नंबर में से 1 नंबर आए, या 2 नंबर में से 2 आए, या 4 में से 4 आए। क्योंकि आप देखें, जितना छोटा क्वेश्चन होता है उसका आकलन, मूल्यांकन बहुत सहज होता है। अगर मैंने कोई चीज ये पूछी कि प्रकाश का कांच में वेग लिखिए, इसका मतलब टू दी पॉइंट आंसर चाहिए मुझे कि कांच में प्रकाश का वेग कितना है। अब आप उसकी कैलकुलेशन करें, जो भी सूत्र लगाएं, मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे चाहिए कांच में प्रकाश का वेग। एक बच्चे ने सीधा लिखा है कि इस वेग का मान होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एक ने बहुत कैलकुलेशन की है, तब जाके उसने निकाला है यही आंसर। अब आप मुझे बताएं, 1 नंबर का क्वेश्चन था, दोनों को मैं एक एक ही नंबर दूंगा, या उसने केवल सीधा लिखा था 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, उसे कम दूंगा। क्योंकि क्वेश्चन का नेचर आप समझें, नेचर ये था, उसने ये नहीं कहा था कि कांच में प्रकाश के वेग की गणना करें। गणना नहीं करनी थी, लिखना था सीधा। तो ये क्वेश्चन की प्रकृति आपको देखनी पड़ेगी, क्वेश्चन क्या आंसर चाहता है, वहां आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा। तो आप ये देखेंगे, जैसे मैं कोई भी एक क्वेश्चन आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है यही है, कोई भी क्वेश्चन इसमें से लें, उसका थोड़ा सा आप विश्लेषण भी कर सकते हैं।
जैसे चलें इसी को ही देख लेते हैं या कोई भी दूसरा भी देख सकते हैं। चलें एक इसमें से लेते हैं। देखें एक तो आपको ये तो क्लियर है कि ये जो हमारा जहाँ भी ऑप्शन हमें मिलता है अथवा लगा होता है वो यूनिट एक ही होती है। अगर ऊपर वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स में से है तो जो अथवा लगा होगा वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली यूनिट से होगा। यूनिट कह रहा हूं मैं बार बार। इसका मतलब ये हुआ कि जहां एक यूनिट में दो दो चैप्टर हैं तो चैप्टर बदल सकता है पर यूनिट नहीं बदलेगी। अभी एक आध और भी अपन अथवा वाले क्वेश्चन पर देख लेंगे। जैसे मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं, 3 क्वेश्चन मिले हुए हैं। ठीक है, पहला ये कह रहा है एन प्रकार के अर्धचालक किसे कहते हैं। आपको केवल ये बताना है कि जो एन प्रकार के अर्धचालक हैं वो कौन से होते हैं। मतलब आप समझ गए होंगे कि हम जो नए अर्धचालक है उस नए अर्धचालक में कौन सी अशुद्धि मिलाएं, पंच संयोजी अशुद्धि। पंच संयोजी अशुद्धि मिलाने से जो अर्धचालक प्राप्त होता है वो एन प्रकार का अर्धचालक है, जिसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आप देखें एक क्वेश्चन है 1 नंबर का होगा, इनकी चालकता नए अर्धचालकों से अधिक क्यों होती है। अब आपको ये बता कि नए अर्धचालक की जो चालकता थी वो बहुत कम थी और जो ये जो अपद्रव्य युक्त अर्धचालक है चाहे वो पी है या आयन है उनकी चालकता इस ज्यादा होती है। तो आप उसे कई तरीके से बता सकते हैं। क्या तरीके हो सकते हैं। एक बच्चे ने ये तरीका ये बताया कि वो बैंड सिद्धांत के आधार पर बता रहा है कि जब बैंड बनते हैं तो नीचे जो संयोजी बैंड है ऊपर चालन बैंड है, तो एक और ऊर्जा स्तर आ जाता है जब हम कौन सी अशुद्धि मिला रहे हैं, 5वें तत्व की, जो फास्फोरस है आर्सेनिक है कोई भी है। तो जब हम पंच संयोजी अपद्रव्य मिलाते हैं तो एक नया ऊर्जा स्तर आता है और वो नया ऊर्जा स्तर बिल्कुल चालन बैंड के ठीक नीचे होता है। अब ये वाला जो गैप है, क्योंकि पहले संयोजी में और चालन में जो गैप था वर्जित ऊर्जा अंतराल था वो लगभग जर्मेनियम में 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। अब ये रह गया लगभग कितना 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप अंदाज लगाएं ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सब कहाँ पहुंच जाएंगे, चालन में। तो इसका मतलब उनकी चालकता बढ़ेगी क्योंकि चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक हो गई। एक तरीका ये था बैंड सिद्धांत पर। दूसरा साधारण हम बात कर सकते थे जिसमें हम प्रतिरोधकता का सूत्र भी लगाकर इस बात को कह सकते थे कि जो हम रो की बात करते हैं उसमें नीचे आता है टॉ और नीचे आता है एन। तो आप लोग समझ रहे हैं कि जिसमें हम उसे टॉ को कहते थे विश्रांति काल और एन को हम कह रहे थे नेज आवेश वाहक संख्या घनत्व। तो वहां अगर यही क्वेश्चन होता कौन से चैप्टर में, दूसरी यूनिट में, तब हम चालकता की बात करते इस सूत्र के आधार पर। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है वहां पर मुझे ये बात बतानी पड़ेगी कि कैसे हम अपद्रव्य जब मिलाते हैं किस तरीके से किसी एक जर्मेनियम के परमाणु के स्थान पर कोई फास्फोरस या आर्सेनिक का परमाणु आता है और उसके जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन उनसे बंध नहीं बना पाता अपने निकटस्थ परमाणुओं से और वो बहुत कम ऊर्जा से बना होता है और वो बहुत शीघ्र मुक्त हो जाता है कमरे के ताप पर और इससे हमें इलेक्ट्रॉन बहुतायत संख्या में मिलते हैं और इससे इनकी अर्धचालकता जो है जो नए अर्धचालकों से ज्यादा होगी क्योंकि ये अपद्रव्य हैं। आप देखें ये तीसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो कह रहा है सचित्र समझाइए। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इस चीज को सचित्र समझाने का मतलब 1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर। तो आप ये देखें हर एक चीज का जो बाइफरकेशन है ये 4 नंबर का कोई भी क्वेश्चन आपको सीधा नहीं मिलने वाला। तो सीधा क्यों नहीं मिल रहा है आप समझ गए होंगे क्योंकि हर एक क्वेश्चन में यहाँ देखें आप संयोजी बैंड और चालन बैंड क्या होते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल की परिभाषा बताइए और चित्र द्वारा इन तीनों का दर्शाइए। तो आपने कह दिया कि देखें सर ये संयोजी बैंड है, ये चालन बैंड है और ये जो गैप है यही है वर्जित ऊर्जा अंतराल। यहाँ पर हम लिख रहे हैं ईवी संयोजी बैंड है, ये वाला चालन बैंड है ईसी, ये ईजी है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो डिफरेंस है वो ये क्लियर है। कहने का मतलब मेरा ये था कि यहाँ पर भी आपने जब ये बाइफरकेशन करेंगे क्या होते हैं 1 नंबर, परिभाषा बताइए 1 नंबर,
चित्र द्वारा इनको समझाइए, दर्शाइए, 2 नंबर। ये जो बाइफरकेशन है 1 प्लस 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 2, हर क्वेश्चन में आप लोगों को मिलेगा सीधा 4 नंबर का क्वेश्चन, बहुत मुश्किल से मिलेगा। इसका मतलब अगर मैं एक लाइन में इस बात को कहूं कि जो भी अतिलघु उत्तरात्मक हैं वो इस पूरे पेपर में भरे पड़े हैं। कैसे? इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो आप देख रहे हैं 13 और 8 21, पर आप देखें क्या ये 1 नंबर का नहीं है? क्या ये 1 नंबर का नहीं है? ये 1 का नहीं है? ये 1 का नहीं है? तो आपको ये लगेगा कि टोटल 56 में से लगभग हमारे 40-42 नंबर इसी क्वेश्चन के, जो हमें केवल एक लाइन में लिखने थे, एक शब्द में भी लिखने थे, या कहीं हमें जो चित्र की बात आई। अब मैं थोड़ा सा ये विश्लेषण इन चित्रों का भी करूंगा कि फिगर कौन से हो सकते हैं। फिगर में मैं दोनों चीजों को शामिल करूंगा, कोई फिगर भी हो सकता है और उसके साथ कोई किरण चित्र हो सकता है, कोई भी हमारी दिशा दर्शाने वाला चित्र हो सकता है। केवल आप ये नहीं समझें कि मैं उपकरण के चित्रों की बात कर रहा हूँ, या मैं किसी एक्सपेरिमेंट में कोई मैं विद्युत परिपथ की भी बात कर रहा हूँ। तो फिगर में आप लोग अगर थोड़ा सा विश्लेषण करें तो आप लोगों को दिखेगा कि इसमें आपको कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। रे ऑप्टिक्स में आप लोगों को रे वाले हो सकते हैं, किरण चित्र हो सकते हैं। तो किरण चित्र में कौन सी चीजें होंगी? दूसरी चीज आप देखें, बहुत सी चीजें आप लोगों को ऐसे दिखेंगी, किरण चित्र। दूसरा आप लोगों को किसी भी उपकरण का भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा साइक्लोट्रॉन। तीसरा मेरे पास जो क्वेश्चन हो सकता है वो किसी भी परिपथ का हो सकता है, कि विद्युत परिपथ का कोई भी हमें चित्र बनाना पड़ेगा, किरण चित्र। इसके अलावा अगर मैं और चित्रों की बात करूं तो परिपथ हो गया, किरण चित्र हो गया। अब केवल एक तरह के हैं जो दिशा दर्शाने वाले होते हैं। जैसे दिशा दर्शाने का मतलब मेरा केवल इतना सा था कि जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ, विद्युत क्षेत्र वाली यूनिट की, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में हमें कई चीज़ें आप लोगों को ऐसी देखने को मिलेंगी कि जहाँ पर हम केवल उस चित्र को बता रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। तो जब भी हम ई की डायरेक्शन बनाते हैं या बी की डायरेक्शन बनाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को ये बताना पड़ता है कि इस तरीके से वहाँ पर किरण चित्र में थोड़ा सा आप लोगों ने प्रैक्टिकल देते समय भी ध्यान दिया होगा। साफ साफ एक बात लिखी रहती है प्रैक्टिकल देते समय कि किरण चित्र बनाएं या परिपथ चित्र, इसमें तीर के द्वारा धारा की दिशा दिखाएं, तीर के द्वारा किरण की दिशा दिखाएं। इसका मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो किरण चल रही है, प्रकाश की किरण है, वो कहाँ से कहाँ जा रही है, तीर दिखाएं। विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो किस दिशा में फ्लो हो रही है, वो भी दिखाएं। तो अब मैं थोड़ा सा विश्लेषण लास्ट में केवल इतना सा आपसे करूंगा कि ग्राफ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, फिगर, ये तीनों चीजों के साथ जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है, जैसा आप देख रहे थे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर हम क्लियर कर लेंगे कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो एक बार आप उसे पुनः देखें और मैं वापस आप लोगों को उस चीज़ को दिखाने के लिए वापस मैं अपनी यूनिट पर आ रहा हूँ कि यूनिट में हम लोग किस तरीके से दिखा सकते थे उन चीज़ों को। देखें, ये थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को थोड़ा और क्लियर करें। उसके बाद मैं आप लोगों को ये क्लियर करूँगा कि किस तरीके से लोग उन चीज़ों को और भी क्लियर करेंगे। थोड़ा सा क्लियर करें। देखें, आप लोगों को अब साफ दिख रहा होगा ये यूनिट। इस यूनिट के हिसाब से मैं अब आप लोगों को केवल इतनी सी बात करूंगा, जहां बहुत जो माइक्रो प्लानिंग कर रहे हैं उसे करें। देखें, आप 2018 2019 में बार बार 18 19 की इसलिए बात कर रहा हूं
क्योंकि कोरोना काल में पिछले साल का जो पेपर था, वहाँ पर कुछ हमारा कंटेंट घटा दिया गया था। उससे पहले पेपर हुआ नहीं था। तो कहीं न कहीं हम लोग जो लास्ट हमारा पेपर हुआ है या हमारा मॉडल पेपर है, उसमें आप देखेंगे तो मैं एक-एक करके अब आप लोगों को वो चीज़ें बताऊँगा कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले अपन आ जाएँ ग्राफ पर। तो जब हम ग्राफ पर आ रहे हैं, आप ये देखें कि इस ग्राफ में कौन-कौन से ग्राफ हो सकते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ आपके पास, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर लेंगे, जो ड्यूअल नेचर वाला हमारा चैप्टर है, विकिरण और तरंग की द्वैत प्रकृति। ठीक है सर? ये ये जो क्वेश्चन है, ये वाली जो यूनिट है, हमारी सिंगल यूनिट है और सिंगल यूनिट में से आप देखें कितने तरह के मैं ग्राफ कुछ आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग देखते ही ये पहचान जाएँगे कि ये ग्राफ बने किस लिए हैं। देखें, एक ग्राफ मैं बना रहा हूँ, दूसरा ग्राफ बना रहा हूँ, तीसरा बना रहा हूँ, चौथा बना रहा हूँ। इसे थोड़ा-सा चेंज करते हैं कि दोनों को अलग-अलग मुझे दिखाना है। तीन मैंने ग्राफ बनाए हैं, चौथा भी बना देता हूँ। क्लियर होगा आप लोगों के सामने, चौथा भी बना। ये देखें, 4 ग्राफ एक ही एक्सपेरिमेंट के हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो ग्राफ है, ये प्रकाश की तीव्रता में और प्रकाश विद्युत धारा में। यहाँ आप देख रहे हैं V में और I में। I मतलब प्रकाश विद्युत धारा है। यहाँ ये आप लोगों को पता है, ये निरोधी विभव है, V01, V02 जो भी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये भी V और I में, विभवांतर और धारा में, पर इसमें कुछ अलग अंतर है। ये आवृत्ति में और निरोधी विभव। 4 ग्राफ, और इसी के साथ अगर अपन इन चीज़ों की जब थोड़ी सी विश्लेषण करेंगे तो आप लोगों को क्लियर होगा कि यहाँ पर जो हमने चेंज किया है, चूंकि निरोधी विभव बढ़ा है घटा है, इसका मतलब ये मैंने आवृत्ति चेंज की है। यहाँ पर मैंने जो चेंज की है वो प्रकाश की तीव्रता चेंज की है। ऐसे ही जब आप इसी चैप्टर में देखेंगे तो एक इस तरीके का भी ग्राफ आपको दिखेगा। समझ गए होंगे आप। इसका मतलब ये है कि जब ग्राफों की जहां बहुतायत है, जैसे मैंने एक चैप्टर आप लोगों के सामने ये क्लियर किया है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे बहुत से ऐसे चैप्टर होंगे जहां पर अपन इन चीज़ों को और भी क्लियर करेंगे। जैसे एक बार थोड़ा सा मैं ग्राफ बनाता हूं जिससे आप लोग और क्लियर हों। थोड़े से यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये चेंज करूँगा और थोड़ा सा आप देखें कि ये किस तरीके से हम लोग इन चीज़ों को कर पाएंगे। मैं केवल ग्राफ बता रहा हूँ जिससे आप लोग क्लियर हों। 1 मिनट में सभी मैं ग्राफ थोड़े से बताता हूँ जिससे आप लोग ये क्लियर हो जाएंगे कि ये सभी के इतने ही ग्राफ हो सकते हैं। और ये ग्राफ वहाँ पर हम 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इस तरीके के मिल रहे हैं। थोड़े से मैं ग्राफ बनाता हूँ। जैसे जैसे मैंने पहला एक ग्राफ बना दिया, अब आप समझ गए होंगे मैं कौन से का बनाऊंगा, वहां से आप क्लियर करेंगे ये कौन कौन से ग्राफ हैं। जैसे मैंने एक ग्राफ बना रहा हूं, वहां पर देखें, क्लियर हो गया होगा आपके सामने। फेजर आरेख है, क्लियर है। और ये फेजर आरेख किस संदर्भ में, जब केवल प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ प्रतिरोध लगा हुआ है। ये कितने ग्राफ होंगे? 3। और फेजर आरेख के जो हमारे पास ग्राफ हैं, फेजर डायग्राम, वो हमारे पास 3 हो गए, अकेले अकेले। कौन कौन से? एक हमारे पास आर है, एक मेरे पास एल है, एक मेरे पास सी है। डबल भी लगा सकता हूँ, पर चूंकि डबल आप लोगों ने देखा होगा हमारी बुक में नहीं है,
तो मैं सीधा सीधा एलसीआर की बात करता हूँ। एलसीआर में भी 3 तरह के होंगे। जैसे मैंने कह दिया वीएमएल ग्रेटर देन वीएमसी, वीएमएल लेस देन वीएमसी और वीएमएल जो हमारी अनुनादी स्थिति है बराबर वीएम। क्लियर है? देखें आप फेजर आरेख की अपने पास 6 हो गए। अगर साधारण लेखा चित्र की एक मैं बना देता हूं, जिसमें मैं ये वी का ग्राफ बना रहा हूं, आई का भी मैं ग्राफ बना रहा हूं, और जब मैं इस आई के ग्राफ को बनाता हूं, आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा ये किस संदर्भ में, जहां पर मैंने वी और आई का ग्राफ खींचा है, यहाँ वी मैक्सिमम है, ये आई मैक्सिमम है, और ये मैंने किस संदर्भ में लिया है, जहां पर धारा पीछे चल रही है। अब धारा पीछे किस में चलती है, आर में या एल में या सी में, तो हमें पता है कि जब एल लगा होता है अकेला प्रेरकत्व इंडक्शन, तो इसमें धारा पीछे चलती है। अब इसमें भी आप देखें, फिर ये इतने ही ग्राफ होंगे, तीनों अलग अलग, आर एल और सी, और एल सी आर में फिर तीनों 6 ये हो गए। अगर मैं बात करूं जेड की, तो जेड में ये 3 ग्राफ हो गए। सबसे पहले ये आर है, ये एक्स एल है, ये एक्स सी है, और ये जेड का ग्राफ है। अब आप समझ गए होंगे कि ये जेड का ग्राफ कौन से संदर्भ में, कौन से संदर्भ में इस कोण को मैं फाई लिख देता, तो ये कौन सी स्थिति होगी इन तीनों में से। जब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एक्सएल है, ये एक्सएल की वैल्यू एक्स सी से ज्यादा है, इसका मतलब यहां पर मैं थोड़ा सा डैश डैश लगाता हूं, और डैश डैश थोड़ा सा मैं इस तरीके से लगा रहा हूं। ये डैश डैश लगाने के लिए ये यहां पर, ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारा है इसको हम थोड़ा सा छोटा बताएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा दिखाएंगे। इसके लिए मैं थोड़ा सा इसे बड़ा दिखा देता हूँ। तो ये एक्स एल माइनस एक्स सी हो गया। अब ये कौन से संदर्भ में था, जहाँ पर मैं कह रहा था वी एम एल ग्रेटर देन वी एम, ये भी 3 हो गए। जब मैं एक्सएल और एक्सी और आर की बात करूंगा, फिर मेरे पास 3 है। एक मैं ग्राफ बना रहा हूं एक्सएल और ओमेगा में, ठीक है, और जब मैं इसे बना रहा हूं तब आप समझ गए होंगे कि जब मैं एक्सएल और ओमेगा का बनाऊंगा इस तरीके का होगा, जब मैं एक्सी ओमेगा बनाऊंगा इस तरीके का होगा, जब मैं आर और ओमेगा का, चूंकि कांस्टेंट है आर, तो वो सीधी लाइन होगी। तो ये 3 तरह के हो गए। तो आप ये देखें कि जब मैं इस बोर्ड पर ये ग्राफ बना नहीं पा रहा हूँ, एक चीज के 6 ग्राफ, 6 ये वाले हो गए, 6 ये हो गए, 6 और 6 12, 3 ये हो गए, 12 3 15, 3 ये हो गए, 15 3 18, ये 18 मैंने अभी केवल एसी में ही, और आगे चल रहा हूँ। जब मैं अनुनादी स्थिति में बनाऊंगा आई में या वी में ओमेगा के साथ, तब भी आपने ग्राफ देखा होगा, कुछ इस तरह का ग्राफ होता। अब ये वाला जो ग्राफ है, इसमें भी अगर मैं केवल एलसी वाले अनुनाद की बात करूं, तब ये कोई ग्राफ कुछ अलग होगा। उस ग्राफ को अगर मैं बना देता हूं, तो वो किस तरह से होगा, ये मैंने किस में बनाया है, वी आर एम एस और ओमेगा। ये वाला जो मैं ग्राफ बना रहा हूं, फिर मैं बना रहा हूं वी आर एम एस ओमेगा में, और अब मैं ये एल सी में बना रहा हूं। तो थोड़ा सा अब ये एप्लीकेशन का क्वेश्चन हो गया कि एप्लीकेशन के क्वेश्चन में, चूंकि ये किताब में नहीं है, और उसने ये पूछ लिया कि एल सी अनुनादी परिपथ में आप वी में और ओमेगा में ग्राफ खींचें, आप समझ गए होंगे कि वहां पर जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा आर है, तो एक्सएल इक्वल टू एक्स सी है, और एक्सएल इक्वल टू एक्स सी का मतलब हो गया ओमेगा आर की वैल्यू होगी 1/√LC, क्योंकि ओमेगा एल और 1/ओमेगा सी इक्वल हैं, तो ओमेगा आर ये हो गई। उस समय वी की वैल्यू कितनी होगी, आई कितनी होगी, तो अगर मैं आई की बात करूं, इसका मतलब आई आर एम एस हो गई वी आर एम एस अपॉन जेड, या यहाँ पर मैं एक्स भी कह सकता हूँ, क्योंकि केवल एल और सी है, एक्स इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी या एक्स सी माइनस एक्स एल। तो ये
इन्फानाइट है। अब ये ग्राफ कैसा बनेगा, मैथ्स वाले समझ रहे होंगे, इन्फानाइट का ये होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। अब देखें इस तरह से कि इन्फानाइट का मतलब, अब मुझे ये जो ग्राफ मैंने ये बनाया है, क्या ये सही होगा या ये सही होगा, इन दोनों में मुझे अंतर करना है। तो आप समझ गए होंगे मैक्सिमम कब थी, जब इन्फानाइट थी, इसका मतलब जब अनुनादी थी। और जैसे ही अनुनादी से मैंने आवृत्ति ज्यादा की या कम की, तो निश्चित है कि आई की वैल्यू कम होगी। तो ये वाला जो हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ हमारा सही है। और कौन सा, ये घट रहा है जो वाला, इसका मतलब मुझे कौन सा हटा देना चाहिए, ये। क्लियर है, ये वाला हटेगा और ये वाला हटेगा, तो कौन सा बनेगा, एक बार दोबारा अपन इसे बना देते हैं। अनुनादी स्थिति एलसी में, इसका मतलब एल और सी, यहाँ ये इन्फानाइट है, यहाँ भी घटेगा, यहाँ भी घटेगा। यहाँ पर मुझे ये इसे मिलाना क्यों नहीं चाहिए, आप समझ गए होंगे। इसलिए नहीं मिलाना है क्योंकि ये जीरो नहीं होगी, जीरो वैल्यू नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें एल और सी जो रेजोनेंस सर्किट है, इस रेजोनेंस में इस तरीके का हमें ग्राफ बनाना। अगर मुझे जेड की वैल्यू का भी बनाना है, वो भी उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये था, ये जितने भी ग्राफ हमें बनाने हैं वो ग्राफ किस चैप्टर से हमारी क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, तो आप क्लियर होंगे। एसी वाला जो चैप्टर है, यूनिट है सेकंड, जो हमारे पास ग्राफ के लिए मैग्नेटिज्म वाला है, उसमें भी आपने देखा होगा एक बीएच वक्र है तीसरा हमारा जो वेव ऑप्टिक्स है, वहां पर भी आप देखें कि हम ये बात करते हैं तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या, अपवर्तन की व्याख्या। थर्ड पर आ जाए व्यतिकरण, चौथे पे आ जाए विवर्तन, पांचवें पे आ जाए ध्रुवण। हर एक में कोई ना कोई ग्राफ हो जाएगा। हेलस के नियम का ग्राफ हो जाएगा। व्यतिकरण में आपके पास जो ग्राफ होगा वो कहीं ना कहीं तीव्रता का हो जाएगा। विवर्तन में भी तीव्रता का ग्राफ हो जाएगा। और परावर्तन अपवर्तन में किरण चित्र है ही। किरण चित्र का मतलब रे ऑप्टिक्स वाला नहीं, वेव ऑप्टिक्स वाला, जहाँ पर हम किरण भी दिखाते हैं और तरंगाग्र भी दिखाते हैं। क्लियर है। तो अब मैं समझता हूँ कि अपन ऐसे टाइप का क्वेश्चन, ग्राफ टाइप का क्वेश्चन, फिगर और जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, जहाँ पर हम न्यूमेरिकल की भी बात कर सकते हैं, वो कहाँ कहाँ से हैं, तो आप क्लियर होंगे। थोड़ी सी मैं 2 मिनट की बात न्यूमेरिकल की और आप लोगों से करूँगा, क्योंकि वहाँ पर आप लोग ये समझ जाएंगे कि न्यूमेरिकल का आशय क्या है। बहुत से लोग, ज़्यादातर बच्चों में ये मैं देखा है कि अरे सर वो न्यूमेरिकल नहीं होगा। कई लोगों को तो पहले से ये क्लियर होता है कि न्यूमेरिकल पढ़ते ही जैसे ही उसमें संख्या दिखी, ये तो मुझे बाद में करना है, इसका मतलब वो पहले से ही डर रहा है कि ये होगा ही नहीं। जबकि आप ये देखें, जितने भी न्यूमेरिकल हैं, पिछले क्वेश्चन आप कोई भी देख लें, वहां पर क्लियर है कि ये क्वेश्चन होंगे कैसे। तो मैं थोड़ा सा आपको वापस उन चीज़ों पे लाऊंगा कि जिससे आप लोग ये क्लियर हो जाएं कि यहाँ पर ये किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। तो पेपर का थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जहाँ पर न्यूमेरिकल आप लोगों को थोड़े से दिखेंगे। देखें, सबसे पहले तो आप इसी को ही देख लें, कोई भी क्वेश्चन है वहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर उसने दो आवेशों के मध्य में बल F है। ये आवेश Q1 है, ये आवेश Q2 है, और दोनों के बीच में जो टोटल फोर्स है वो F बता रहा है। ये कह रहा है दूरी को अगर 3 गुना कर दें। देखें, सिंपल सा क्वेश्चन था। जब मुझे ये पता है कि F का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मुझे कुछ नहीं करना, इस R की जगह में जो 3 गुना करना है। इसका मतलब जब मैं R की जगह 3R का स्क्वायर करूंगा, तो आप समझ गए होंगे कि नीचे आ रहा है K Q1 Q2 अपॉन 9R स्क्वायर। ये मेरी फोर्स की वैल्यू निकली है सेकंड स्थिति में। अगर वो ये पूछ रहा है कि अब कितना होगा, तो देखें ये F था, ये F डैश है, तो जो F डैश निकल रहा है वो F का 9वां भाग है। इतना सा क्वेश्चन था।
और हम लोग ये सोच रहे थे पता नहीं क्या संख्यात्मक संख्या लिखी है, क्या न्यूमेरिकल है, और भी आगे देखें और क्लियर होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और सीधा सीधा न्यूमेरिकल ही लेता हूँ मैं, जिससे आपको और क्लियर हो। देखें, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन देखते चलें आप, जिससे क्लियर हो जाए। देखें, यहाँ पर भी देखें, ये अपने पास टोरॉइड वाला है क्वेश्चन, इसमें धारा की बात दे रखी है, बी की वैल्यू निकलवा रहा है, और हमें पता है टोरॉइड हो चाहे सोलेनॉइड हो, बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई। आई की वैल्यू है, अगर मैं स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन करता हूँ, तो इसका मतलब टोरॉइड में नीचे 2 पाई आर होगा, लेंथ होगी, परिधि होगी, और आई होगी। अब आप देखें, मेरे पास आई है, मेरे पास एन है, मेरे पास आर है, केवल मुझे वैल्यू रखनी है। ठीक है, आगे चलें। देखें, न्यूमेरिकल कोई भी हो, आपको ये क्लियर हो जाए। देखें, मैं पहले ही आपसे कह चुका था कि किरचॉफ्स लॉ में से 100% हर बार होगा, कोई भी एक क्वेश्चन होगा। देखें, ये किरचॉफ लॉ है, सीधा सीधा किरचॉफ लॉ लगाना है, और दो कोई सर्किट लेके, अगर मेरे पास इसमें केवल एक ही अज्ञात वैल्यू है, तो एक ही समीकरण से भी हम इसे निकाल सकते हैं। आगे चलें, न्यूमेरिकल देखें, और कोई भी आपको दिख रहा है। देखें, एक ही है। 100% आप लोगों को इस रे ऑप्टिक्स में से भी न्यूमेरिकल मिलेगा। अब रे ऑप्टिक्स में से जो मिलेगा, उस पर अपने पास कितने ऑप्शन हैं, तो आप ऑप्शन देखें। ऑप्शन कौन से हो सकते हैं? नंबर 1, अपने पास ऑप्शन हो सकता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, या प्लस या माइनस। दर्पण का भी हो सकता है और लेंस का भी हो सकता है। सेकंड, अपने पास बहुत सरल क्वेश्चन आए हैं पिछले सालों में भी, कि हमारे पास आर दे रखी है, एफ निकलवाई है, और हमें पता है आर इक्वल टू है 2f, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी। तीसरा, आप आ जाएं, हमारे पास एम के सूत्र हैं। एम वाले 3 तरह के हैं, या तो हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप का है, साधारण सूक्ष्मदर्शी का, या हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, या हमारे पास खगोलीय दूरदर्शी का, और या हमारे पास परावर्तक दूरदर्शी। 3 में हम 2-2 तरह के क्वेश्चन ले सकते हैं, 2-2 तरह के, केवल इस सेंस में, या तो प्रतिबिंब बन रहा है डी दूरी पर, या बन रहा है अनंत पर। तो 2-2-2, तो इस तरीके से हमारे पास 6 न्यूमेरिकल इस तरह के हो सकते हैं। इसी में हम, अगर मैं चौथी बात करूं, अपने पास लेंस मेकर सूत्र है 1/f इक्वल टू u माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर है? इसी तरीके से ये यहाँ पर जितने भी हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से आने की बहुत संभावना रहती है। आप केवल, होता कितना है, न्यूमेरिकल में वैल्यू दे रखी होती है। v की वैल्यू है, u की वैल्यू है, f निकालें, u की है, f की है, v निकालें। थोड़ा सा हमें यहाँ ये देखना पड़ेगा कि ये प्लस है या माइनस है, v प्लस है या माइनस है, f प्लस है या माइनस है। तो हमें पता है, उत्तल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, कोई भी दर्पण हो, कोई भी लेंस हो, u तो माइनस होता है। अब v की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, चिन्ह अलग अलग हो सकते हैं, तो वहां पर हमें ये क्लियर रखना पड़ेगा कि किस तरीके की। तो मैं समझता हूं, ग्राफ में, चित्र में, न्यूमेरिकल में, ऐसे टाइप क्वेश्चन में जब हम इस तरीके से वर्गीकरण करेंगे, तो मैं अगले एपिसोड में आप लोगों को एक एक चैप्टर के हिसाब से, कि आप इस चैप्टर में, ये केवल 4 ग्राफ हैं, ये न्यूमेरिकल हैं, जो 3 सूत्रों से ही हो जाएंगे, और ये हमारे पास ऐसे टाइप का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, तो वो ये हो सकता है। इस तरीके से अगर हम विश्लेषण कर लेंगे, तो मैं समझता हूं कि आप लोग, क्योंकि ये थोड़ा सा समय भी मुझे लग रहा है कि आप लोग इतनी लंबी वीडियो देखेंगे, तो कहीं आप लोग भी परेशान नहीं हो, तो मैं थोड़ा सा इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। वीडियो समाप्त होने का आशय केवल इतना सा है कि आप लोग अभी केवल उसकी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, और वो जो प्लानिंग है वो माइक्रो है, मैक्रो नहीं है। बृहद नहीं करनी, बहुत सूक्ष्म करनी है। तो मैं समझता हूं कि हम सभी लोग उन छोटी छोटी चीज़ों पर अगर ध्यान देते हैं, तो आने वाले समय में लोग 56/56, ये टारगेट जो हमारा है वो अचीव हो, और उसके लिए तभी ये इतनी माइक्रो प्लानिंग करनी है
नहीं तो अगर कोई कहता है कि साहब मुझे तो केवल 70% चाहिए, 80%, तो इतनी प्लानिंग की ज़रूरत भी नहीं है। उसमें तो आप लोगों को केवल इतना सा देखना था कि ग्राफ किसमें हैं, ये इतने हैं साहब ग्राफ, ये न्यूमेरिकल हैं, ये न्यूमेरिकल इतने हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो हमें पता है कौन से चैप्टर का है और कितने क्वेश्चन हैं। 2-3, 2-3 तो कहीं न कहीं वो 4 और 3 नंबर के क्वेश्चन, जहाँ हमें ज़्यादा परेशानियाँ नहीं होती। एक-एक नंबर के क्वेश्चन के लिए हमें एक-एक लाइन को पढ़ना पढ़ना पड़ता है, तब वो क्लियर हो। तो मैं समझता हूँ एक बार पुनः अगले सेशन में, अगले एपिसोड में हम कहीं न कहीं उन चीज़ों को और ज़्यादा क्लियर करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और इस वीडियो को जैसा कि सचिन जी कह रहे हैं कि ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब भी करें। तो किस तरीके से आप लोग करते हैं, करते आए हैं, बहुत से लोग इनके हैं, चैनल के सदस्य भी हैं, चैनल को देख रहे हैं। पर मैं समझता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जब इसे करेंगे, तो आने वाला जो वीडियो है वो आप लोगों को सही समय पर पहुँच जाएगा। सही समय पर आप लोगों को सूचना मिल जाएगी। तो इसके लिए एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग 1 घंटे से लगातार हम लोगों को सुन रहे हैं, और सुनना ही नहीं, उसे समझ भी रहे हैं। और आने वाले समय में थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि समय थोड़ा-सा कम था। 1 घंटे का जो वीडियो है, उसमें बहुत सी बातें मैंने आप लोगों को बिल्कुल क्लियर की हैं। कुछ चीज़ें अभी भी आपकी क्वेरी होंगी, तो अगले में ऑनलाइन हम जब सेशन लेंगे, आप लोगों की क्वेरी भी लेंगे कि आप लोग क्या-क्या चाहते हैं, कौन से आपके ऐसे प्रश्न हैं, जहाँ आपको थोड़ी-सी परेशानी महसूस हो रही है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।